प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का किया उद्घाटन। सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण ढांचे को मजबूत करना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दौरे पर। तमिलनाडु के वेल्लोर और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में करेंगे जनसभाएं। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को रखेंगे जनता के सामने। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में G20 समूह के विकास मंत्रियों की 3 दिवसीय बैठक आज से हो रही है शुरू। बैठक में करीब 200 विदेशी प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर होगा मंथन। मौसम विभाग ने कहा और भीषण हो सकता है बिपरजॉय तूफान। सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी। साइक्लोन के धीरे धीरे उत्तर की दिशा में पाकिस्तान कोस्ट की तरफ बढ़ने का अनुमान। ओवल में खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए भारत को 280 रनों की दरकार। चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया द्वारा मिले 444 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए। विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे क्रीज पर मौजूद। और दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी इगा स्वियातेक ने तीसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। फाइनल में स्वियातेक ने चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा से 3 सेटों तक कड़े मुकाबले में 6-2, 5-7, 6-4 से दी मात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन प्रगति मैदान के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण ढांचे को मजबूत करना है। इसका आयोजन क्षमता निर्माण आयोग कर रहा है। सम्मेलन में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय और आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, शोध संस्थान जैसे विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के 1500 अधिक प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह तमिलनाडु के वेल्लोर और आंध्र के विशाखापट्टनम में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जनसभा में मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियां जनता के सामने रखेंगे। इससे पहले अमित शाह ने कल महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का पूरा ब्यौरा रखा था। साथ ही विरोधियों पर जमकर निशाना साधते हुए भी अमित शाह उस दौरान नजर आए थे। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में G20 समूह के विकास मंत्रियों की आज से बैठक शुरू हो रही है। ये बैठक 13 जून तक चलेगी। विकास मंत्रियों की ये बैठक विकास से जुड़ी चुनौतियों के मद्देनजर हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर G20 समूह की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में लगभग 200 विदेशी प्रतिनिधियों के पहुंचने की उम्मीद है। इस बैठक में 2 मुख्य सत्र होंगे। पहला सत्र सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के प्रति सामूहिक प्रयास पर केंद्रित होगा, तो वहीं दूसरा सत्र पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर केंद्रित होगा। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने G20 बैठक के शुरू होने से पहले बनारस के काशी विद्यापीठ में भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों और विशेषताओं पर एक संगोष्ठी में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के प्राकृतिक आपदाओं में कई देशों की मदद की है। साथ ही विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को भरोसा है कि संकट के समय सरकार उन्हें बचाने आएगी। पिछले 9 साल में अगर देखें, जब नेपाल में भूकंप हुआ, जब यमन में लड़ाई हुई, जब श्रीलंका में
बारिश के कारण उनको बहुत नुकसान पहुंचा है। जब म्यांमार में तूफान हुआ, जब अभी टर्की में जब भूकंप हुआ, तो आप देखिए कि जब भी दुनिया में जो संकटें होती हैं, मोदी सरकार एक तो दुनिया के लिए भला करती है, दुनिया की मदद की ओर कदम उठाती है, पर सबसे ज़्यादा हमारे जो लोग जो बाहर जो जाते हैं, हमारे नागरिक जो जाते हैं, आज उनके मन में है कि भाई कहीं भी कुछ भी संकट आए, हम अपने देश पर विश्वास कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। वहीं विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठकों को जन भागीदारी की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। G20 तो बहुत सारे हो चुके हैं। इस लेवल पे प्रेसिडेंट पीएम के लेवल पे अभी तक हमारा जो है, हम 18वें हैं। हमारे पहले 17 और देश जो हैं G20 की अध्यक्षता संभाल चुके हैं। पहली बार G20 जो है ये एक जन भागीदारी की दृष्टि से देखा जाता है। कोई भी देश अगर ऐसी अध्यक्षता संभालता है तो कार्यक्रम जो है उनके राजधानी में होता है, उनके एक दो बड़े शहरों जो कमर्शियल कैपिटल जो कहते हैं वहाँ होता है। हमारे अध्यक्षता के समय करीब 60 शहरों में G20 जो है उसके कार्यक्रम मनाए जाएंगे, और उसमें जो है काशी का एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए वाराणसी में हैं और विदेश मंत्री ने सुबह का नाश्ता अनुसूचित जाति बूथ अध्यक्ष सुजाता धोसिया के आवास पर किया। नाश्ते के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि वाराणसी में G20 की बैठक में खाद्य सुरक्षा और अनाज को लेकर होने वाली चर्चा में मिलेट्स को बढ़ावा देने का भी संदेश दिया जाएगा। आज से आप जानते हैं ये G20 का कार्यक्रम होगा। ये भी G20 का जो लोग ये माने फूड सिक्योरिटी, जो अनाज या ऊर्जा या खाद के विषय पे जो चर्चा आज होगी, तो इसमें जरूर ये मिलेट का मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। विदेश मंत्री की मेजबानी करने वाले परिवार का कहना है कि जिस सादगी से विदेश मंत्री उनके परिवार से मिले, उससे वो काफी उत्साहित हैं। मेहमानों को खाना अच्छे से खिलाया, बहुत प्रसन्न होकर गए हमारे घर से। वो लोग बहुत अच्छे से दिया। कल से हम लोग तैयारी में लगे थे उनकी कि आएंगे, तो हमने स्वागत किया, खाना खिलाया उनको अच्छे से खुश होके गए हैं। फोटो भी खिंचवाए हमारे साथ खड़े होके। नहीं, बस इससे बड़े क्या चाहिए हमको। बहुत अच्छा लगा, हमारे घर में आए, 2 विदेश मंत्री आए और खाना खाए, कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा खाना, तारीफ करके गए, अच्छा लगा। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वाराणसी में बुद्धिजीवियों के साथ भी चर्चा की। उसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में विविधता, समावेशन और आपसी सम्मान विषय पर 2 दिवसीय सिविल 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ है। शिखर सम्मेलन में रूस, दक्षिण कोरिया, स्पेन, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वेनेजुएला के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के सभी समुदाय आधारित संगठनों और नागरिक समाजों के लगभग 100 प्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। C20 कॉन्क्लेव का उद्देश्य सिविल सोसाइटी संगठनों, नीति निर्माताओं और विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के बीच व्यापक संवाद और जुड़ाव की सुविधा प्रदान करना है। C20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि नागरिक समाज बहुत ज्यादा मूल्य लाते हैं। उनकी विशेषज्ञता, स्थानीय ज्ञान और समुदाय संचालित पहल समावेशी और सतत विकास के लिए अमूल्य संपत्ति है। Arunachal Pradesh has been growing by leaps and bounds during the last few years. Our achievement in the field of economic growth, healthcare, education, nutrition, connectivity,
environment protection, e-governance, sports, art and culture has been remarkable. It is seen today as the most improved state in infrastructure. The unparalleled progress which we have witnessed could not have been possible without the unwavering dedication of our civil society organization tirelessly working towards the historic development of our people. वहीं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय पिछले 6 घंटे से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की दिशा में लगातार बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हुए ये तूफान और भी ज्यादा प्रचंड होता जा रहा है। इसके 15 जून के दोपहर के आसपास पाकिस्तान के कराची, सौराष्ट्र और कच्छ तट के पास पहुंचने की संभावना है। तूफान के कारण पूर्वी मध्य अरब सागर में 145 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। तूफान पोरबंदर के 530 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पश्चिम दिशा पर मध्य अरब सागर के पास केंद्रित है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटे में बिपरजॉय तूफान और भीषण हो सकता है। साथ ही अगले 24 घंटे में इसके उत्तर उत्तर पूर्वी और 3 दिन में उत्तर उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ने का अनुमान है। गुजरात के कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी जिलों में भारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की तरफ से मछुआरों और पर्यटकों को लगातार समुद्र तटों पर न जाने की भी चेतावनी लगातार दी जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मणिपुर की, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कारण इंटरनेट पर लगी रोक की अवधि अब 15 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। सरकार के अनुसार इसका मकसद सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकना है। इस आदेश में कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया का इस्तेमाल नफरत भरे वीडियो संदेशों के लिए कर सकते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इंटरनेट सेवा पर पाबंदी को बढ़ाया जा रहा है। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिरोर के एक गांव में फिंगर मिलेट को बोया। फिंगर मिलेट को आमतौर पर रागी के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष का उद्देश्य विश्व स्तर पर मोटे अनाज के उत्पादन और खपत के प्रति जागरूकता पैदा करना है। मुगल बादशाह जहांगीर ने श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण कराया था। शालीमार बाग के मुख्य द्वार से सीधे एक कैनाल गुजरती है, जिसे शालीमार कैनाल कहा जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन से 1.6 किलोमीटर की इस कैनाल को विकसित भी लगातार किया जा रहा है, जो कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इसी पर खास ये रिपोर्ट। शालीमार बाग डल झील के आकर्षण में शुमार है। प्रेम के बाग की उपाधि से मशहूर इस बाग को रॉयल गार्डन भी कहा जाता है। बाग के मुख्य द्वार से एक मार्ग सीधे डल झील से जुड़ता है। बीते दौर में डल झील से इस कैनाल का रास्ता जैसे टूट गया था। शालीमार कैनाल नालियों में तब्दील दिखती थी, गंदगी जमी हुई थी। स्मार्ट सिटी मिशन से इस कैनाल की सफाई का काम शुरू हुआ है। शालीमार गार्डन और डल लेक को कनेक्ट, जो हमारा शालीमार कैनाल है कनेक्ट करता है, उसको रीडेवलप कर रहे हैं। शालीमार गार्डन के सामने का स्पेस हम लोग रीडिजाइन रीडेवलप कर रहे हैं। कभी ये कैनाल बादशाह जहांगीर की दूरदर्शी नजरों का नतीजा होगी, जो सीधे तौर पर नौका के जरिए डल झील से शालीमार बाग तक पहुंचने का साधन रही होगी। डल झील से करीब 1.6 किलोमीटर लंबे इस कैनाल के ट्रैक को स्मार्ट सिटी मिशन से विकसित किया जा रहा है।
साइकिल ट्रैक, पाथवे और सड़क के जीर्णोद्धार और शिकारा के जरिए पर्यटकों को सीधे शालीमार बाग तक पहुंचाने की सुविधा बनाई जा रही है। हमने दोनों सुविधाएं वहाँ पे करी हैं। एक तो हमने बढ़िया वॉकिंग स्पेस वहाँ पे बनाया है ताकि लोग वहाँ पे जाके बैठ के कुछ खाना है तो खा भी सकते हैं, एंड दे कैन विजिट द शालीमार कैनाल, दे कैन एक्चुअली रोम अराउंड द एंटायर कैनाल। तो करीब 1 से सवा किलोमीटर की जो कैनाल है उसमें वो कहीं पे भी बैठ सकते हैं, कहीं पे भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और दूसरा ये कि क्योंकि ये डल से कनेक्टेड है तो डल का जो शिकारा है या जो बोट्स चलती हैं वो भी शालीमार तक आए और लोगों को बोट्स में भी सुविधा रहे शालीमार तक पहुंचने की। सैलानियों के अलावा आम श्रीनगर के बाशिंदों के लिए ये मार्ग महत्वपूर्ण होगा। आमजन शिकारा के जरिए सामग्री शालीमार बाग तक पहुंचा पाएंगे। इससे फ़ायदे ये है जब ये साफ़ होगा ठीक तरह से, यहाँ से इसको काम भी चल रहा है साइड से, तो इससे इसकी खूबसूरती और बढ़ी जाएगी। और शालीमार बाग का रोड भी यही है, तो जब टूरिस्ट आएंगे तो इससे इसकी खूबसूरती और उनको अच्छा भी लगेगा यहाँ आना। शालीमार कैनाल, डल झील और शालीमार बाग घूमने आए पर्यटकों के कौतूहल का मार्ग बन गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के जरिए डल लेक से शालीमार बाग तक 1.6 किलोमीटर का ये कैनाल तैयार किया जा रहा है। इस कैनाल से ये फ़ायदा होगा कि सबसे पहले तो इसकी खूबसूरती बढ़ेगी और टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, और उससे भी सबसे अहम बात कि यहाँ से वहाँ तक नौकायन के जरिए सामान भी लाया जा सकता है, वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, श्रीनगर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में मल्टी कैरियर ऑपरेशन और 35 से ज्यादा विमानों की संयुक्त तैनाती के साथ अभ्यास कर अपनी समुद्री क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस अभ्यास में भारत के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रमादित्य और स्वदेशी तौर पर बनाए गए INS विक्रांत ने भी एक साथ हिस्सा लिया। इस नौसैनिक अभ्यास में जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों के साथ साथ समुद्री क्षेत्र में भारत की तकनीकी विशेषज्ञता का भी प्रदर्शन किया गया। नौसैनिक शक्ति का ये प्रदर्शन राष्ट्रीय हितों की रक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा ये भारत के मित्र देशों को ये आश्वासन भी देता है कि भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में हमारी सामूहिक सुरक्षा आवश्यकताओं का समर्थन करने में सक्षम है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अमेरिका की, जहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोपनीय दस्तावेज मामले में आरोपी बनने के बाद कल पहली बार सार्वजनिक रैली को संबोधित किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे साजिश बताते हुए सत्ताधारी दल पर हमला किया। ट्रंप ने न्याय विभाग पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन पर बिना किसी सबूत के आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसियों ने कहा है कि ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का कार्यभार छोड़ने के बाद भी सैकड़ों गोपनीय दस्तावेजों को नहीं लौटाया। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाले हैं और इस लिहाज से ट्रंप के खिलाफ ये आरोप उनकी मुश्किलें आगे आने वाले समय में बढ़ा सकता है। वहीं बांग्लादेश में करीब 1 दशक के बाद कट्टरपंथी इस्लामी संगठन जमात-ए-इस्लामी ने कल ढाका में एक विशाल राजनीतिक रैली की। ये रैली अगले आम चुनाव कराने के लिए अंतरिम सरकार के गठन की मांग को लेकर की गई। रैली में बड़ी संख्या में जमात के कार्यकर्ता और इसके छात्र संगठन के सदस्य पहुंचे। रैली में निष्पक्ष चुनाव कराना, अंतरिम सरकार बनाना, जमात के नेताओं को रिहा करना और उनके कार्यालयों को खोलना जैसी तमाम मांगों को उठाया गया। पूर्व सांसद और जमात के नेता डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने कहा कि अंतरिम सरकार स्थापित करने के लिए उनकी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। गौरतलब है कि 2013 में हाई कोर्ट और 2018 में बांग्लादेश चुनाव आयोग के आदेश के बाद जमात-ए-इस्लामी का राजनीतिक पार्टी के तौर पर पंजीकरण रद्द कर दिया गया था। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस द्वारा जमात को केवल बंद स्थानों पर ही बैठक की अनुमति दी गई थी। 1 दशक के बाद संगठन ने अपना पूरा दमखम दिखाने का ये प्रयास किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शनिवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे।
ट्रूडो ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी मुलाकात करके रूस के खिलाफ संघर्ष में लगातार मदद देने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक मिले कनाडा के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने यूक्रेन की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि कनाडा यूक्रेन की जल्द से जल्द नाटो सदस्य बनने का समर्थन करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी जुलाई में होने जा रहे नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन और कनाडा इन मुद्दों को उठाने के लिए तैयार है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेनी रक्षा बल दोनेत्स्क के दक्षिण और जापोरिजिया और बख्मुत के क्षेत्रों में हमले करने के असफल प्रयास कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी शनिवार को बताया कि यूक्रेन में जवाबी कार्रवाई और रक्षात्मक अभियान लगातार चल रहा है। और अब बात करेंगे खेल जगत की, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। लंदन के ओवल में खेले जा रहे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 444 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट गंवाकर 164 रन बना लिए हैं। आखिरी दिन 90 ओवर में भारत को 280 रन बनाने हैं और उसके 7 विकेट शेष हैं। चौथे दिन विराट कोहली 60 गेंदों में 44 रन और अजिंक्य रहाणे 59 गेंदों में 20 रन बनाकर नाबाद रहे। वर्ल्ड नंबर 1 पोलैंड की ईगा स्वांतक ने गैर वरीय कैरोलिना मुचोवा को हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। शनिवार को खेले गए विमेंस सिंगल्स फाइनल में स्वितेक ने पहली बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में अपनी जगह बनाने वाली मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-4 से हराकर करियर का चौथा ग्रैंड स्लैम और लगातार दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही ईगा ने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के फाइनल में अपना अजेय रिकॉर्ड बरकरार रखा। वो अब तक 4 बार फाइनल में पहुंच चुकी हैं और 4 बार खिताब भी अपने नाम किया है। इससे पहले 2 बार फ्रेंच ओपन के अलावा वो साल 2022 में यूएस ओपन भी जीत चुकी हैं। और खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे अब योग को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले पूरे देश में इस वक्त योग का माहौल है। पूरे देश भर में लोग योग, आसन व क्रियाओं को अपना जीवन में उतार चुके हैं। साथ ही विदेश में भी योग अपनी अलग ही पहचान बना रहा है। वहीं भारतीय सेना के जवान भी योग को अपने जीवन में उतार रहे हैं। ऐसी ही कुछ झलकियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां सेना के जवान अलग अलग जगहों पर योग कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ।